मेरा नाम रमा देवी है। मैं आईआईटी मुंबई के फिजिक्स विभाग में प्रोफेसर हूँ। इसलिए मैं यह क्वांटम मैकेनिक्स पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगी। एटम और न्यूक्लियस की माइक्रोस्कोपिक दुनिया को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के उपकरण आवश्यक हैं। इस क्वांटम मैकेनिक्स पाठ्यक्रम का मुख्य विषय प्रत्यक्ष ब्रैकेट नोटेशन के बारे में जानकारी देना है। मुख्य फोकस ऑपरेटर फॉर्मेलिज्म और हार्मोनिक ऑसिलेटर और हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के लिए उनके अनुप्रयोगों पर होगा। हर 4 व्याख्यान के बाद मेरे सहयोगी डॉ जय मोरे द्वारा एक ट्यूटोरियल सत्र होगा जो कुछ समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे दर्शकों को थ्योरी की व्याख्यानों के प्रयोगों की सराहना करने में लाभ होगा जिन्हें हम अपलोड करेंगे। हम प्रत्येक लेक्चर के वीडियो की पीडीएफ और पीपीटी फाइलें पहले अपलोड करेंगे ताकि स्पष्टता के लिए इन फाइलों को खोला जा सके। पहली 2 पुस्तकें रेफरेंसेस के लिए हैं। तीसरे को एक संदर्भ पुस्तक के रूप में रखा जा सकता है। यह वास्तव में एक पैड पुस्तक है, इसलिए मैं इसे एक संदर्भ किताब की तरह मानूंगी जिसमें सब कुछ है। लेकिन मैं पसंद करूंगी कि आप पहली पुस्तक का अनुसरण करें जो कि ग्रिफिथ और दूसरी पुस्तक सकुराई है। हम धीरे धीरे सकराई पर भी आएंगे। शंकर, आप इसे एक तरह के संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह योजना है। आपको मैं अपने पहले वर्ष में जो कुछ भी सीखा है उससे धीरे धीरे दूसरे वर्ष के प्रथम पाठ्यक्रम क्वांटम मैकेनिक्स में ले जाना चाहती हूँ। इसलिए वह क्वांटम विचारों की समीक्षा होगी, फिर लीनियर वेक्टर स्पेस, प्रचालक, हार्मोनिक ऑसिलेटर की अवस्था वेक्टर, औपचारिकता, मैं हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम पर ध्यान केंद्रित करने जा रही हूँ। फिर एंगुलर मोमेंटम के स्पिन एडिशन की अवधारणा पर आऊंगी। कोई एंगुलर मोमेंटम में कैसे जुड़ता है, तब ये बातें हमें एक कोएफिशिएंट लागू करने के लिए बाध्य कर देंगी जिसे क्लेबेश गॉर्डन कोएफिशिएंट कहा जाता है। हम इन पहलुओं पर गौर करने के लिए कुछ समय और लेंगे। तो यह मुख्य बात है जो वहाँ की जाएंगी, कुछ विविध होंगी। तो परिचय शुरू करने के लिए आप क्वांटम क्यों करना चाहते हैं, यह आप अपने प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में पहले ही देख चुके हैं कि क्लासिकल विचारों की सीमाएं होती हैं। तो पहले वाला क्या है? आपने माइक्रोस्कोपिक जगत देखा है, कई प्रयोग जिन्हें आप अपने परिचित न्यूटन लॉ या किसी क्लासिकल लॉ का उपयोग करके नहीं समझा सकते हैं। तो पहली चीज जो आपने देखी होगी वह है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, जो कि प्लैंक लॉ है जिसने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के सभी बिंदुओं को ठीक करने में आपकी मदद की। सब मेरे साथ हैं। और फिर केवल क्लासिकल लॉस का उपयोग करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया नहीं जा सकता है। बीम जितना अधिक तीव्र होगा उतना अधिक फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगी, यह सही नहीं है। एक अन्य वस्तु प्रकीर्णन है, जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनों के साथ फोटोन का कंपटन, जो आपने देखा है कि वेवलेंथ में परिवर्तन कैसे होता है और इन वस्तुओं को केवल क्वांटम विचारों का प्रयोग करके ही समझाया जा सकता है, क्लासिकल विचारों द्वारा नहीं। तो मुख्य महत्वपूर्ण बात में से एक जो फोटोन के क्वांटम पहलुओं के सभी 3 पहलुओं में चली गई, यह क्या है? क्या यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है? आपने एक कांस्टेंट नहीं लगाया जो कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के लिए अलग था। हमने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए एक अलग कांस्टेंट या कंपटन के प्रकीर्णन लिए एक दूसरा कांस्टेंट नहीं रखा। क्या यह सही है? आप सभी जानते थे कि यह वही h है। इसने आपको इंटरेस्टिंग दिया है, इसलिए यह यूनिवर्सल है। वही h जिसे आपने प्लैंक कांस्टेंट के साथ शुरू किया था, जिसे प्लैंक ने यह कहने के लिए पेश किया था कि फोटोन की एनर्जी h nu के इंटीग्रल गुणकों के क्वांटास में प्रमाणित होती है। वह
यह एच वही एच है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या कॉम्पिटन प्रकीर्णन में भी होता है। आप मैकेनिकल रूप से इसका उपयोग कर रहे होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि यह यूनिवर्सल नेचर फीचर है जो उस प्लैंक कांस्टेंट में प्रदर्शित होती है जिसे प्लैंक कांस्टेंट एच कहा जाता है। हम विभिन्न वैल्यू का उपयोग नहीं करते हैं, समान वैल्यू का उपयोग करते हैं। तो क्वांटम रिजाइम के लिए एक फंडामेंटल कांस्टेंट के परिचय की आवश्यकता है। तो h0 की ओर टेंडिंग एक लिमिट है जहां आप क्लासिकल तक पहुंचने लगते हैं। तो h0 के बराबर नहीं है। यह वही है जिसे हम क्वांटम रिजाइम कहते हैं। अतः यह आप प्लैंक इक्वेशन से भी परिचित है, E बराबर h/nu। और आप द्रव्यमानहीन पार्टिकल के लिए आइंस्टीन की रिलेटिविस्टिक एनर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। यह क्या है? EPC के बराबर है। और आप h/λ होने के लिए एक फोटोन की मोमेंटम को लिखने का कोशिश कर सकते हैं। इससे सब लोग परिचित हैं। तो द्रव्यमान रहित फोटोन के लिए EPC के बराबर, जो कि h/nu है। क्या यह दिखाई दे रहा है? और यहाँ से आप P बराबर h/nu बटा c लिख सकते हैं, जो कि h/λ है। यह वही है जो PC के बराबर पहला इक्वेशन ही है जो द्रव्यमानहीन आइंस्टीन एनर्जी मोमेंटम रिलेटिविस्टिक इक्वेशन के लिए है। और प्लैंक हाइपोथेसिस E बराबर h/nu है, जिससे आप दिखा सकते हैं कि मोमेंटम h/λ है। तो ये वह है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो डी ब्रोगली का क्या प्रस्ताव था? उन्होंने कहा कि h/λ के बराबर मोमेंटम E क्यों होनी चाहिए? यह अन्य पार्टिकल के लिए भी लागू होनी चाहिए। यह साहसपूर्ण प्रस्ताव था। उन्होंने कहा कि लैम्ब्डा के ऊपर h के बराबर p इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे अन्य पार्टिकल के लिए भी सही होना चाहिए। लेकिन EPC के बराबर है, यह सही नहीं है। लेकिन आप h/λ होने के लिए मोमेंटम लिख सकते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, जिसका अर्थ है कि अन्य पार्टिकल से जुड़ी वेवलेंथ उन्हें वेव के रूप में व्यवहार में लाते हैं। h/λ के बराबर P महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको बताता है कि आप किसी भी वस्तु को पार्टिकल के रूप में देख सकते हैं। पार्टिकल को देखो जिसे आप मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। यदि आप वेव को देखते हैं तो आप वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, और यह वह इक्वेशन है जो दोनों से संबंधित है। तो यह डी ब्रोगली का साहसिक प्रस्ताव है। द्रव्य तरंगों के वेवलेंथ के इक्वेशन को फोटोन मोमेंटम के समान इक्वेशन का पालन करना चाहिए। इसलिए जब आप द्रव्य वेव को देखना शुरू करते हैं तो आप उन्हें एक ऑर्बिट में घूमते हुए देख सकते हैं और निर्माणकारी इंटरफेरेंस के साथ वृत्ताकार कक्षा को देख सकते हैं। और निर्माणकारी इंटरफेरेंस आपको वेव के लिए एक कंडीशन देगा, क्योंकि परिधि लैम्ब्डा के इंटीग्रल गुणज के बराबर होगी। और एक बार जब आप लैम्ब्डा के लिए डी ब्रोगली प्रस्ताव को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटिजेशन को फिर से लिख सकते हैं। यह आपका बहुचर्चित बोर क्वांटिजेशन है, जिसे आपने एक प्रस्ताव के रूप में पढ़ा होगा। मैं केवल यह कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बार जब आप इसे एक वेव के रूप में लेना शुरू कर देते हैं और एक वृत्ताकार ऑर्बिट में निर्माणकारी इंटरफेरेंस को देखते हैं तो आपको स्वचालित रूप से एंगुलर मोमेंटम का क्वांटिजेशन मिलता है। ये बहुचर्चित प्रयोग डेविडसन जर्मर हैं और ये दर्शाते हैं कि आप इलेक्ट्रॉन बीम और इलेक्ट्रॉन बीम के डिफ्रैक्शन को भी देख सकते हैं। और इस अर्थ में यह पुष्टि करता है कि डी ब्रोगली ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए एक वेव नेचर होती है। आमतौर पर जब हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या जब हमें एक फोटोन दिया जाता है तो हम फोटोन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट के रूप में देखते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को पॉइंट पार्टिकल के रूप में देखते हैं। लेकिन इस क्रम में आपको यह याद रखना चाहिए कि पार्टिकल और वेव प्रत्येक वस्तु के भाग हैं और हम जो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वह आपको मिलेगा। तो यह स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आप फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव कर रहे हैं तो आपको केवल फोटोन की
पार्टिकल नेचर प्राप्त होगा। यदि आप इंटरफेरेंस प्रयोग कर रहे हैं तो आपको फोटोन का वेव नेचर प्राप्त होगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनों में भी यदि आप अपने क्लासिकल फिजिक्स में टकराव के प्रयोग कर रहे हैं तो यह एक पार्टिकल नेचर की तरह है। लेकिन यदि आप डिफ्रैक्शन प्रयोग कर रहे हैं तो यह प्रयोगात्मक सेटअप के आधार पर वेव नेचर को दर्शाता है और इसकी एनर्जी वस्तुओं अलग होने वाली है। और सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक जगत में क्या हो रहा है, हम अपने दैनिक जीवन में जो देखते हैं वह माइक्रोस्कोपिक जगत है, लेकिन एक एटम के अंदर या एक प्रोटॉन के अंदर क्या हो रहा है यह क्वांटम विचारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। आप अपने क्लासिकल विचारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो मैं यहाँ देख रही हूँ वह माइक्रोस्कोपिक जगत में होना चाहिए। हम बाध्यता देखते हैं, इसलिए हमने क्वांटम विचारों को शुरू किया। उदाहरण के लिए सुरंग बनाना। आई सिर्फ इस दीवार के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन आप अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह एक वेव है तो एक ध्वनि वेव क्रॉस पार हो सकती है। यह एक बार इसकी वेव है, चीजें क्रॉस हो सकती हैं। वह सूचना उस रीजन में हो सकती है जहां कोई पार्टिकल बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वेव बाहर जा सकती है। यह है आपका बहुचर्चित प्रयोग जो आपने यंग डबल स्लिट प्रयोग देखा होगा। और यहाँ आपके पास दो स्रोत हैं, और यदि मान लें कि आप किसी एक स्रोत को बंद कर देते हैं तो आपके पास एक समान इंटेंसिटी के रूप में प्रकाश के आने के लिए यह नीली रेखा होगी। इसी तरह अगर मैं एक को बंद कर दूं तो स्रोत दो स्लिट S2 के माध्यम से आने वाली रोशनी के कारण आपके पास एक हरी रेखा होगी। लेकिन अगर दोनों खुले हैं तो आपकी क्या अपेक्षा है? यह एक वेव की तरह होना चाहिए। यह आप रचनात्मक विनाशकारी इंटरफेरेंस से आशा करेंगे। लेकिन अगर आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि यह किस स्लिट से होकर गुजरती है तो क्या होता है? इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। अगर आप यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह किस तरफ जाता है तो आप पाएंगे तो यह पैटर्न है। तो यह किस तरफ जाता है? अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पार्टिकल नेचर की तलाश कर रहे हैं। पार्टिकल नेचर की तलाश करने की कोशिश कर रहा है, यह सिर्फ एक कुछ तीव्र है। यदि आप इस बारे में चिंता नहीं करते हैं कि यह किस स्लिट से गुजरा है और केवल स्क्रीन को देखें तो इसमें एक सुपरपोजिशन होगा। जोड़ने की इंटेंसिटी नहीं है, इसका आयाम जोड़ा गया और फिर इसका क्या प्रसार हुआ और आपको एक इंटरफेरेंस मिलेगा। तो यह प्रायोगिक डेटा है। वे यहाँ एक प्रकार का डिटेक्टर लगाते हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बीम इसके माध्यम से आ रहा है या उस टाइम के माध्यम से। वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें स्क्रीन भी प्राप्त हो जाएगी। वे ऐसा करने की कोशिश नहीं करते हैं कि सिस्टम को परेशान करने वाले कुछ डिटेक्टरों को यहाँ रखकर उन्हें यह स्क्रीन सी मिल जाएगी। तो आप वेव नेचर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पार्टिकल नेचर को टैप करना चाहते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न विलुप्त हो जाता है। तो यह इलेक्ट्रॉन बीम के लिए भी किया गया था, न केवल फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन बीम के लिए किया जाता है। और यह सिद्ध हो गया कि इसमें पार्टिकल होने के साथ साथ वेव नेचर भी है। इसलिए यह प्रयास करना कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से आया है प्लॉट भी देता है, जो कि एक पार्टिकल इन्फो है और या तो पार्टिकल या वेव नेचर देखी जा सकती है। यही मैंने आपको इस प्लॉट से देने की कोशिश की है। प्लॉट से इलेक्ट्रॉन बीम देता है जो एक वेव इन्फो है। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे वेव पार्टिकल डुअलिटी पर ले आई हूँ। यानी आप में से कितने लोगों ने जेकिल और हाइड को पढ़ा है? तो लक्षण यह है, एक ही व्यक्ति के दो चरित्र लगते हैं। दोनों ही जेकिल के चरित्र बहुत अच्छे और एक ही हैं। लेकिन यहाँ आप जानते हैं कि हर वस्तु में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है। लेकिन यदि आप जो खोजना चाहते हैं उसे जांचने की कोशिश करते हैं तो यह उस लक्षण में दिखाता है। तो कुछ अर्थों में हम सभी वेव लक्षण और
पार्टिकल दोनों ही होते हैं। हमारा वेव लक्षण क्यों नहीं देखा जाता है? क्या आप जानते हैं क्यों? वेवलेंथ बहुत छोटा है जिसे आज के वर्तमान टाइम में मापा नहीं जा सकता है, इसलिए ही आप वेव लक्षण को नहीं देखते। परंतु यदि आप एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिसका मास वास्तव में छोटा होता है तो वेवलेंथ मापनीय रिजाइम है। लिए आपके पास वेव लक्षण दोनों हो सकते हैं और सभी के लिए यह वहाँ है, लेकिन हमारे मामले में जो प्रमुख है वह केवल पार्टिकल लक्षण है। लेकिन वेव लक्षण को वेवलेंथ के माप की आवश्यकता होती है जो मेजरमेंट रिजाइम के भीतर है और यह केवल माइक्रोस्कोपिक जगत में होता है। तो सारे ग्रह का जब आप अध्ययन करते हैं आप क्वांटम नहीं करेंगे। क्यों? तो पॉइंट वास्तव में एक विशाल वस्तु है और आप केपलर लॉस करेंगे और यह सही है। वेव लक्षण के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि मैं क्वांटम रिजाइम सिखा रही हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि दैनिक जीवन की आवश्यकता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ आपको लागू करना है। तो वेव पार्टिकल द्वैत। तो मैं धीरे धीरे आपको क्लासिकल मैकेनिक्स से ले जा रही हूँ। जब आप न्यूटन लॉ करते हैं आप सभी न्यूटन लॉ लिखते हैं जहाँ आप चिंता नहीं करते हैं। आप एक साथ पोजीशन तथा मोमेंटम के लिए वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं तो आप पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखते हैं या हाफ स्क्वायर पर लिखते हैं। आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि आप पोजीशन को जानते हैं तो आप मोमेंटम को नहीं जानते। आप वेलोसिटी या मोमेंटम माप सकते हैं। इसलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि x और p एक साथ साथ आपके क्लासिकल नियमों में पाए जा सकते हैं। इक्वेशन न्यूटन लॉ है। न्यूटन लॉ में आपका लक्ष्य क्या है? आप x को p के फंक्शन के रूप में निर्धारित करते हैं। एक बार जब आपके पास p के फंक्शन के रूप में x है तो p बटा dt आपको मोमेंटम प्रदान करेगा। जब आप क्वांटम माइक्रोस्कोपिक जगत में जाने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाती है और आप क्वांटम मैकेनिक्स चाहते हैं। आप x को निर्धारित नहीं कर सकते जो आपको वह पोजीशन देता है। p बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको वेव नेचर देता है, x आपको पार्टिकल नेचर देता है। जैसा कि मैंने कहा है आप पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एक साथ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। x और I वस्तु की पोजीशन कहती हूँ, मैं इसे एक पार्टिकल के रूप में देख रही हूँ। जब मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस द्वारा वस्तु की मोमेंटम कहती हूँ तो मुझे वेवलेंथ दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ है कि मैं वेव नेचर को देखने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ नहीं कर सकती। हमने यंग्स डबल स्लिट प्रयोग में देखा है। यदि आप पार्टिकल की जानकारी चाहते हैं तो आप जांच करने की कोशिश करते हैं स्लिट्स पर एक डिटेक्टर की तरह यह देखने के लिए कि यह किस स्लिट से गया है, लेकिन तब आप इंटरफेरेंस पैटर्न को खो देते हैं। लेकिन अगर आप नहीं देखते कि यह किसके माध्यम से चला गया तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। आप नहीं जा सकते हैं और यह किसके माध्यम से और इंटरफेरेंस पैटर्न के माध्यम से चला गया, यह संभव नहीं है। क्या यह सही है? x और p को साथ साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह मुख्य महत्वपूर्ण बात में से एक है जिसे मैंने पिछली स्लाइडों से प्रेरित करने का प्रयास किया है और यह कुछ ऐसा है जिसे आप सभी मैकेनिकल अपने पाठ्यक्रमों पहले के पाठ्यक्रमों में सीखते हैं, जो कि प्रसिद्ध हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। उस पोजीशन और मोमेंटम को ठीक से मापा नहीं जा सकता है। तो यहाँ इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ है। क्वांटम मैकेनिक्स में जिस इक्वेशन को आपको सॉल्यूशन करना है वह श्रोडिंगर इक्वेशन है और श्रोडिंगर इक्वेशन का मुख्य विषय एक वेव फंक्शन या इसे प्रोबेबिलिटी आयाम भी कहा जाता है। एक डायमेंशन में इसे x के फंक्शन के रूप में साई लिखा जाता है। यह टाइम पर भी डिपेंडेंट हो सकता है। यह एक कॉम्प्लेक्स जनरल है। यह कॉम्प्लेक्स हो सकता है
और जिसका मॉड्यूल स्क्वायर आपको प्रोबेबिलिटी देगा, कुछ ऐसा जो आपने अपने पहला वर्ष में सीखा है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का अंतर है। क्लासिकल मैकेनिक्स पाठ्यक्रम जब आप कर रहे हैं तो आप इस रिजाइम में होंगे। अब क्वांटम मैकेनिक्स कोर्स आप इस सेटिंग में होंगे। इसलिए परिचित श्रोडिंगर इक्वेशन जो मैंने बाईं ओर लिखा है वह टाइम के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव है, और यहाँ दाहिने हाथ की ओर मैंने एनर्जी ऑपरेटर या हैमिल्टनियन, जिसे हम कहते हैं, लिखा है, जिसे पोजीशन के डबल डेरिवेटिव के रूप में फिर से लिखा जा सकता है। मैंने इसे सरलता के लिए एक डायमेंशन में लिखा है। वी पोटेंशियल एनर्जी है जिसका पार्टिकल सामना कर रहा है, और हम xt के साई को खोजने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना चाहेंगे जो वेव फंक्शन है। तो यह थीम है, यह इक्वेशन है, और आप जानते हैं कि यह प्रपोजल है, यह इक्वेशन है। कुछ सांकेतिक तरीके हैं जिसमें आप उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखकर इसे प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम एक नॉन ट्राइवल पोटेंशियल एनर्जी का प्रस्ताव करते हैं, और वह है श्रोडिंगर इक्वेशन। और कई प्रयोगात्मक कर्व्स, कई प्रयोगात्मक डेटा सभी को इसका उपयोग करके समझाया गया है, जिसका अर्थ है कि यह इक्वेशन सटीक होना चाहिए। यह सही है न्यूटन लॉ की तरह। जब आप बहुत सी बातों को सत्यापित करने का प्रयास करते हैं तो कोई बाधा नहीं होती है। उसी तरह श्रोडिंगर इक्वेशन भी उपयोगी है। तो संक्षेप में बताने के लिए मैं इसे फ्लो चार्ट के रूप में रखूंगी। आपने प्रकाश का दोहरा नेचर देखा है। प्रकाश आमतौर पर एक वेव है, लेकिन हम पार्टिकल नेचर को ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव से देख सकते हैं। आमतौर पर पार्टिकल होते हैं। आप पार्टिकल की वेव नेचर को देख सकते हैं। उन्हें पदार्थ वेव या ब्रोगली वेव कहा जाता है। उन्हें समझाने के लिए आप डिफ्रैक्शन प्रयोग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देख सकते हैं। आप विभिन्न वेव के सुपरपोजिशन को भी देख सकते हैं। आप वेव पैकेट देखने के लिए ग्रुप वेलोसिटी को देखते हैं। तो ये पार्टिकल की वेव नेचर को देखने के तरीके हैं, और श्रोडिंगर इक्वेशन वह इक्वेशन है जो मैटर वेव का वर्णन करता है, और कुछ अवधारणाएं जिनका आप पहले ही अध्ययन कर चुके होंगे। प्रोबेबिलिटी के रूप में अपेक्षा वैल्यू को खोजने के लिए, या उन्हें पोजीशन मोमेंटम एनर्जी का औसत वैल्यू भी कहा जाता है, और इसी तरह। तो यह क्वांटम मैकेनिक्स है, और हम इसे विस्तार से देखेंगे।